की क्लास में हम लोगों ने देखा था संसद में जो लंच के बाद की प्रक्रिया है, अर्थात जो प्रस्ताव और चर्चाएं होते हैं उससे संबंधित चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। अगर कल की क्लास को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए एजुकेशन 101 को। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में वीडियो पसंद आते तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। आज की क्लास में हम लोग शुरू देखेंगे कि ये प्रस्ताव के बाद की जो प्रक्रिया है, अर्थात संसदीय समितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम आपसे एक चीज और शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार है इसलिए हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं। कई नामी गिरामी संस्थानों से हमें ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। आप लोगों का क्या सलाह है? आप लोगों का सलाह है कि ये संस्थान चले या हम पैकेज लेके दूसरे संस्थान को ज्वाइन कर लें? नहीं, ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या देखना है? संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, संसद अपना अधिकतर कार्य इन समितियों के माध्यम से करता है। अर्थात जो संसद का कार्य है सब ये समितियों के माध्यम से होता है। अतः संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था के अपरिहार्य एवं अभिन्न अंग हैं। संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक की सूक्ष्म एवं गहन जांच करने का कार्य समितियां करती हैं। इस प्रकार से विधायी प्रक्रिया से लेकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य समितियों के द्वारा होता है। हमारा संविधान जब लागू हुआ तो ये समितियां एक तरीके से लघु संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए। हालांकि समिति प्रणाली हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये समिति जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, आपको हमने बताया भी था। लेकिन ये वर्तमान व्यवस्था में जो संसदीय समितियों का निर्माण हुआ है तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में संसदीय समितियों के व्यवस्था किया गया। हालांकि ये जो हम संसदीय समितियां हम पढ़ने जा रहे हैं इसका गठन संसद ने अनुच्छेद 118 के 1 के अंतर्गत निर्मित प्रक्रियाओं एवं कार्यों के संचालन के नियम के तहत किया। किसका आज हम लोग चर्चा करेंगे? संसदीय समितियों की। संसदीय समितियों का गठन कैसे हुआ? तो संसद ने अनुच्छेद 118 के 1 के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया एवं कार्यों के संचालन के तहत इसका गठन किया। भारत में समितियां दो प्रकार की हैं। ये संसदीय समितियां दो प्रकार की हैं। एक है अस्थायी समिति और दूसरी है तदर्थ समिति। आज की क्लास में हम लोग अस्थायी समिति से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे, कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। तदर्थ समिति हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तो हम देखते हैं अस्थायी समिति। इस अस्थायी समिति में सबसे पहली है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यह सबसे प्राचीन समिति है और सबसे महत्वपूर्ण समिति है। लगभग सभी पेपरों में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। सबसे प्राचीन क्यों हम कहते हैं इसको? इसका गठन 1921 ईस्वी में हुआ है। इस समिति का गठन 1921 ईस्वी में हुआ। इस समय आपको याद होगा कि एक सुधार अधिनियम आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में यह कहा गया कि हम वित्तीय अनियमितता को दूर करने के लिए, वित्त मामलों में जो भी गड़बड़ी होने के अवसर बनते हैं, चांस बनते हैं, उसको हम दूर करने के लिए एक समिति का गठन करेंगे। कब? जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में आया था तो उसमें कहा गया कि हम लोक लेखा समिति का गठन करेंगे। 1921 ईस्वी में जब इसका गठन हुआ तो इसमें 15 सदस्य शामिल किए गए। अर्थात जब प्रारंभ में लोक लेखा समिति का गठन हुआ तो उसमें 15 सदस्य शामिल थे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, हमने अपना संविधान लागू किया तो हमने देखा कि ये लोक लेखा समिति तो बहुत काम की चीज है।
क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हम इसे अपनी व्यवस्था में भी शामिल कर दें। इस तरीके से 1954 ईस्वी में हमने इसे अपनी संसदीय व्यवस्था में शामिल कर लिया। किसको? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को हमने शामिल कर लिया, लेकिन हमने ये कहा कि वहां तो 15 सदस्य थे, तो इसमें हम लोग 22 सदस्यों को शामिल कर दिया। अब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हो गए? 22। लेकिन एक दिक्कत थी कि 22 सदस्य जो इस समिति में, लोक लेखा समिति में रखे जाएंगे, ये कहां से लिए जाएंगे? क्योंकि हमारे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां से व्यवस्था बनाई गई कि इस 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा से होंगे, 15 सदस्य लोकसभा से होंगे। लोकसभा से ज्यादा सदस्य क्यों है? क्योंकि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व लोकसभा में है। तो 15 सदस्य लोकसभा के होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे, 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इसमें एक चीज और व्यवस्था बनाई गई कि इस समिति में, लोक लेखा समिति में मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्रियों को शामिल क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यह वित्तीय अनियमितता की जांच करने वाली समिति है और मंत्री जी रहेंगे तो जाहिर सी बात है जांच को प्रभावित करेंगे। और ये जितने भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले बनेंगे, भाई जिसके पास पावर रहेगी वही तो भ्रष्टाचार करेगा। अब जो भी वित्त मामलों से संबंधित कार्य मंत्री के अथॉराइज होगा, मंत्री के थ्रू होगा। अब मंत्री जी जब इसमें शामिल रहेंगे तो फिर इस जांच को कैसे हम कह दें कि ये जांच सही हुई है? भाई अगर हमारे ही ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आरोप हमारे ऊपर सिद्ध ना हो। तो इसलिए प्रारंभ में ही व्यवस्था बना दी जाए कि मंत्री जी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था 1954 ईस्वी में 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति का गठन हो गया। इसका कार्यकाल बनाया गया, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। कार्यकाल कितने होगा? 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। इसके अध्यक्ष की बात आई तो यह बताया गया कि अगर सत्ता पक्ष का ही अध्यक्ष होगा, इस लोक लेखा समिति पे सत्ता पक्ष वाला ही अध्यक्षता करेगा, तभी रिपोर्ट अच्छी तरह से जो है साफ पाक नहीं रखी जा सकती। इसलिए व्यवस्था बनाया गया कि 1967 ईस्वी में यह व्यवस्था बनाई गई। 1967 ईस्वी में कहा गया कि इस लोक लेखा समिति का जो भी अध्यक्ष होगा, कौन होगा? वो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा। अब आप स्वतः समझ सकते हैं कि विपक्ष का नेता क्या काम करता है? सरकार की छोटी सी भी छोटी कमी को उजागर करने का प्रयास करता है। तो इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि अगर विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष रहेगा तो सरकार के द्वारा हुई किसी भी अनियमितता का बारीकी से जांच करेगा। अगर कोई भी कमी होगी, उसमें कोई भी कमी निकलती है तो वो जनता के सम्मुख लाने का कार्य करेगा। इसलिए 1967 ईस्वी में व्यवस्था बनाई गई कि इसका अध्यक्ष जो भी होगा वह विपक्ष का नेता होगा। कार्यकाल 1 वर्ष। 1967 में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष की नियुक्त कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है, लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। किसे नियुक्त करेगा? इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्त करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कैग। कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है उसकी रिपोर्टों की जांच करना। इसके द्वारा दी गई रिपोर्टों की जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। देखिए समझिएगा, लोक लेखा समिति क्या कार्य करती है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बजट का खर्च किया, जो भी है बजट कितना खर्च किया, किस मद पर खर्च किया, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए गए बजट की जांच करना। उस जांच की रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करती है? संसद में। लेकिन संसद में प्रस्तुत कर दिया तो उसके बाद लोक लेखा समिति का नंबर आ गया, भाई आप जांच करिए कैग ने सही रिपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है। अब कैग रिपोर्ट जारी कर दिया, संसद में रख दिया, तो कैग ने रिपोर्ट रखा तो ये लोक लेखा समिति इसकी जांच करना शुरू कर दिया। नहीं, आपकी बात सही है कि जब कैग ने जांच रिपोर्ट रख दी तो फिर क्या जरूरत है। आप एक चीज बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख की नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता है, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया कि इस अमुक व्यक्ति को महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त कर दीजिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया। अब
मंत्रिपरिषद के द्वारा ही इसमें भ्रष्टाचार की भी संभावना है, क्योंकि बजट या जो भी शक्तियां हैं मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया गया, और इसने जिस व्यक्ति को कहा शायद वो उसका पक्ष वाला हो। अब इसमें हुए भ्रष्टाचार की सही रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रखेगा, संभावना ऐसी बनी रहती है। इसलिए बताया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी कर दे, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए रिपोर्टों की जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। लोक लेखा समिति जो विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में होगी। अब हम देखते हैं दूसरी वित्तीय समिति। कौन सी? दूसरी प्राक्कलन समिति। सभी वित्तीय समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है। इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया। 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया और व्यवस्था बनाई गई कि इसमें 30 सदस्य होंगे। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। प्राक्कलन समिति इसलिए हमने कहा कि यह सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। 1950 ईस्वी में गठन किया गया और 30 सदस्यीय समिति प्राक्कलन समिति बनाई गई, और इसमें यह व्यवस्था बनाया गया कि जो ये 30 सदस्य हैं सब लोकसभा के सदस्य होंगे। जितने भी सदस्य हैं 30, ये लोकसभा के सदस्य होंगे। लोकसभा के क्यों सदस्य होंगे? तो आप जैसे जानते हैं कि वित्त मामलों से संबंधित जो अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार लोकसभा को दिए गए। इस मामले में राज्यसभा कमजोर है, इसलिए जो भी सदस्य हैं सब लोकसभा से ही रखे जाएंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं किया जाएगा, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। कार्यकाल 1 वर्ष का बनाया गया। यह प्राक्कलन समिति बनती कब है या बनती क्यों है? तो सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद, सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद यह समिति बनती है। सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद यह समिति बनती है, प्राक्कलन समिति। इसका कार्य क्या? हम कार्य देखते हैं। कार्य क्या है? बजट, जब बजट में विभागों द्वारा रखे अनुमानों की जांच करना। क्या कार्य इसका? बजट में विभागों द्वारा रखे अनुमानों की जांच करना। हमने आपको पहले भी बताया था, जब बजट वाली क्लास चल रही थी तो हमने बताया कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सभी विभाग आगामी वर्ष के, आने वाले वर्ष के खर्चे का लेखा जोखा का एक अनुमानित मांग रखते हैं सदन में। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो सभी विभागों ने क्या किया कि आगामी वर्ष के खर्च के लिए धन की मांग की, बजट की मांग की, एक अनुमानित मांग की कि हमें अगर इतना पैसा मिल जाएगा तो हम ये कार्य कर सकते हैं, या इस 1 वर्ष के लिए हमारा खर्चा चल जाएगा। जैसे आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपने एक अनुमान बनाया कि अगर इतना धनराशि हमारे पास हो जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपने एक आइडिया, राउंड फिगर धन का निकाला कि अगर इतना धन हो जाए तो इस मद में इतना खर्चा हो जाएगा, जैसे हॉस्टल का खर्चा इतना हो जाएगा, स्कूल की फीस इतनी हो जाएगी, या हमारे रहने का जो खर्चा है इतना हो जाएगा। तो एक अनुमानित बजट आपने एक खाका खींचा और अपने अभिभावक के सम्मुख रख दिया कि हमें अगर इतना धनराशि मिल जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं, हम अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। तो वहां पर जो बजट में आपने अनुमानित मांग रखी तो ये कोई जरूरी नहीं कि उतने ही बजट में आपका कार्य भी हो सकता है, या आपने ऐसी मांग रखी हो जो अनुमानित मांग ही रखना तो ज्यादा रख दिया हो। तो जब ऐसी प्रावधान होता है, अब इसको संसद में उठा के रखिए, सभी विभागों ने क्या किया, बजट में जो विभागों द्वारा रखे अनुमानित मांगों की जांच करना, तो बजट रखा गया, बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया गया, तो सभी विभागों ने कहा हमको इतना धन चाहिए, हमको इतना धन चाहिए। तो सरकार ने कहा ठीक है सभी लोग धन ले लीजिए, लेकिन ऐसे ही नहीं जितने आप मांग रहे हैं हम आपको दे देंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया, प्राक्कलन एवं अनुमान समिति का गठन कर दिया। अनुमान समिति क्यों? क्योंकि अनुमानित मांगों की जांच करने का कार्य इसको सौंपा गया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया
अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति। अब प्राक्कलन समिति और अनुमान समिति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कितने सदस्यों के द्वारा? 30 सदस्यीय समिति के साथ इसने कार्य करना शुरू कर दिया, प्राक्कलन समिति और अनुमान समिति ने। इसने जब कार्य शुरू किया तो सबसे पहले इसके दिमाग में एक बात चली कि ये लोग जो मांग रहे हैं, अनुमानित मांग रहे हैं, बजट मांग रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा कि ये बजट की जो मांग हो रही है ये कुछ ज्यादा ही है। इसलिए इसने सलाह क्या दिया कि आप लोग बजट ले लीजिए, ठीक है, लेकिन बजट में जो आप मांग कर रहे हैं इसमें कटौती करिए। इसने कटौती की सलाह दिया कि भाई पैसा आप लोग खर्चे से ज्यादा मांग रहे हैं, भाई अनुमानित मांगना है, भाई ज्यादा रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कम हो गया तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे। तो इसने क्या किया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सलाह क्या दिया कि आप जो बजट मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें कटौती करिए। आप कटौती जो है अगर नहीं करेंगे तो बजट आप ज्यादा मांग रहे हैं। इसलिए इसे कहा गया मितव्ययिता समिति। मितव्ययिता समिति इसको कहा जाता है। अब पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सी ऐसी समिति जिसे मितव्ययिता समिति कहते हैं, तो आप घबराइएगा मत। इस प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति को ही मितव्ययिता समिति कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आपने देखा कि ये बजट में जो सभी विभागों द्वारा रखे गए मांगों की जांच करता है, तो उसमें कहता है कि आप अपने बजट में जो मांग कर रहे हैं उसमें कटौती करिए, मितव्ययिता करिए, कम खर्चा करिए, जिससे देश का नुकसान ना हो। इसलिए इसे मितव्ययिता समिति कहते हैं। हम देखते हैं तीसरी वित्तीय समिति। कौन सी? तीसरी वित्तीय समिति लोक उद्यम एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी। कृष्ण मेनन समिति ने क्या कहा कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जारी करती है, संसद में रखती है, तो वहां पर लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। तो सभी विभागों की अलग अलग मांगों के तहत जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करती है, तो लोक लेखा समिति अकेले उसकी जांच नहीं कर पाती। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि एक लोक उद्यम और सार्वजनिक उपक्रम समिति बना दिया जाए, जो उद्योगों से संबंधित मामला। लोक उद्यम का मतलब क्या है कि आज भी सरकार के अथॉराइज, सरकार के अधीनस्थ कुछ ऐसे विभाग हैं जो पूरी तरह से सरकार के अधीनस्थ हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जो पूरी तरह से सरकार के अथॉराइज, सरकार के अंडर में कार्य करते हैं। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार उसके खर्चे के लिए बजट मांग करती है कि हमको इतना अनुमानित मांग चाहिए, हमें इतना खर्चा करना है, इस बजट हमको दे दिया जाए इस विभाग के लिए। तो अब कृष्ण मेनन समिति ने क्या कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करती है, लोक लेखा समिति उसकी जांच करती थी, तो ठीक है, लेकिन इसके काम को थोड़ा सा हल्का किया जाए। किसके? लोक लेखा समिति के कार्यों को थोड़ा सा हल्का किया जाए, उसके बोझ को कम किया जाए। तो इस समिति ने, कृष्ण मेनन समिति ने सिफारिश किया और इसके आधार पर 1964 ईस्वी में लोक लेखा समिति से एक कार्य छीन लिया गया। कौन सा कार्य? लोक उद्यम वाला कार्य, जांच वाला कार्य छीन लिया गया। कृष्ण मेनन समिति ने सिफारिश किया, 1964 ईस्वी में लोक उद्यम समिति का कार्य शुरू हो गया, लेकिन इसे लाने का श्रेय दिया जाता है जीवी मौलांकर को। जीवी मौलांकर को आप जानते होंगे, बिल्कुल, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मौलांकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 1964 ईस्वी में जीवी मौलांकर के जो उन्होंने प्रयास किया कि ये समिति आनी चाहिए, तो ये 1964 ईस्वी में लोक उद्यम एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति बन गई और इसमें बनाया गया 22 सदस्यीय समिति। 22 सदस्य शामिल किए गए और इस 22 सदस्य में पुनः वही व्यवस्था बनाई गई कि लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होंगे। राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। लेकिन ये कहा गया कि लोक उद्यम का मामला है, ठीक है,
लेकिन इसमें मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, अर्थात मंत्री जी शामिल नहीं किए जाएंगे। लोक उद्यम सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी मंत्री जी शामिल नहीं किए जाएंगे। कार्यकाल इनका भी 1 वर्ष का बनाया गया, कार्यकाल 1 वर्ष का। अब कार्य आप लोग समझ गए, कार्य इसका क्या है? कार्य इसका है कि लोक उद्यम और सार्वजनिक उपक्रम की जांच जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच करने के बाद रिपोर्ट जारी करती है, रिपोर्ट संसद में रखती है। तो अगर लोक उद्यम का मामला है, लोक उपक्रम का मामला है, तो कौन सी समिति जांच करेगी? तो लोक उद्यम एवं सार्वजनिक समिति जांच करेगी। लोक उद्यम सार्वजनिक उपक्रम समिति ही उसका जांच करेगी। ये नहीं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट जारी कर दिया तो वही लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। नहीं नहीं, लोक लेखा समिति से 1964 ईस्वी में ये विभाग छीन लिया गया कि आप लोक उद्यम की जांच नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी समितियां हैं जिनका निर्माण लोकसभा में कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किया गया, सदन में व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाने के लिए किया गया। जैसे संसद की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अलग अलग विभागों के द्वारा रखे गए मांगों की जांच करना हो या सदन में व्यवस्था बनाना हो, तो इसके लिए अध्यक्ष ने सोचा कि क्यों नहीं कुछ सदस्यों को मिला के एक समूह बना दिया जाए और उनके जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप इस विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे या अगर जांच करनी है तो आप इस विभाग की जांच करेंगे। तो इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सोचा कि अगर ऐसे लोगों को अलग अलग गुटों में बांट देंगे तो ये कार्य हमारा सुचारू ढंग से चलेगा। तो इस प्रकार से संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा ने क्या किया कि अपने नियम समिति के, लोकसभा की नियम समिति ने क्या किया कि 1989 ईस्वी में लोकसभा की नियम समिति ने 1989 ईस्वी में सिफारिश किया। क्या किया कि विभागों की जांच के लिए विभागीय समिति का गठन कर दिया जाए, विभागीय समिति का निर्माण किया जाए जिससे प्रत्येक विभाग की जांच सुचारू ढंग से हो सके। ये नहीं कि कुछ ही समितियां अगर जांच करेंगी तो उसमें जो है सही से जांच करने के चांसेस कम बनते। क्यों? क्योंकि काम का बोझ इतना हो जाएगा। तो 1 ही वर्ष का कार्यकाल है, तो 1 वर्ष के कार्यकाल में उतनी अच्छी तरह से जांच नहीं की जा सकती। इसलिए लोकसभा के नियम समिति ने 1989 ईस्वी में एक सिफारिश किया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय समितियों का गठन कर दिया जाए। विभागीय समितियों का गठन की जब सिफारिश की तो 1993 ईस्वी में विभागीय समितियों का गठन कर दिया गया, विभागीय समिति का निर्माण कर दिया गया। विभागीय समितियों के निर्माण के पीछे कुछ मजबूरी भी हम कह सकते हैं। कौन सी मजबूरी? जैसे हमने आपको विधेयक जब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पढ़ाई थी तो उसमें हमने बताया था कि जब विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये कई वाचनों से होकर गुजरता है। तो प्रथम वाचन के बाद जब द्वितीय वाचन में पहुंचता है, अब आपको याद आ गया होगा कि जब ये द्वितीय वाचन में पहुंचता है तो इसकी जांच होती है। तो जांच कौन करेगा? तो ये विभागीय समितियां इसकी जांच करेंगी। या अभी हमने पीछे देखा कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सभी विभाग आगामी वर्ष के खर्च के लिए, आगामी वर्ष के खर्चे के लिए एक अनुमानित मांग रखते हैं। तो उस मांग की जांच कौन करेगा? तो ये विभागीय समितियां ही करेंगी। इस प्रकार से विभागीय समितियों को लाने के पीछे कुछ ना कुछ मजबूरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी जांच करना होगा तो केवल अगर एक ही समिति को सौंप दिया जाएगा जांच करने में कठिन होगा। लोग जांच करना शुरू कर दिए। तो ये वर्तमान में कुल जो विभागीय समितियां हैं, वर्तमान में कुल 24 विभागीय समितियां कार्य कर रही हैं। 24 विभागीय समिति कार्य कर रही है। अब प्रत्येक समिति में, इस 24 समिति में तो कार्य कर रही है और इस प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य शामिल हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य शामिल होते हैं और इस 31 सदस्य में लोकसभा से 21 सदस्य, लोकसभा से 21 सदस्य और 10 सदस्य राज्यसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं इस विभागीय समिति में। जो 31 सदस्यीय समिति होती है, 24 सदस्य प्रत्येक विभाग के लिए लगभग 24 सदस्य काम करते, 24
विभागीय समितियां कार्य कर रही है। उस 24 विभागीय समितियों में प्रत्येक समिति में 31 सदस्य जो है कार्य करते हैं। तो इसमें से 21 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो कुछ समितियों का निर्माण हुआ है, वैसे उसमें से पेपर में काफी कम प्रश्न निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर एक नजर डालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जो छोटी छोटी समितियां हैं, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जांच समिति। कौन सी समिति? जांच समिति। जांच समिति का क्या कार्य है? ये जनता के कार्यों की जांच करने का जिम्मेदारी इसकी होती है। जांच समिति की जनता के कार्यों की क्या जांच करना है? जैसे जनता से संबंधित कोई भी मामला होगा उसकी जांच कौन करेगा? जांच समिति करेगी। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई रोड बनने वाला है, तो सरकार ने क्या किया कि जनता से भूमि अधिग्रहण कर लिया, लेकिन वो कम दाम देने के चक्कर में सर्किल रेट से कम भी मुआवजा उसका लगा दिया। तो जब ये पहुंचता है इस समिति के पास, तो समिति जांच करती है, तो सरकार से कहती है देखिए आपने गलत किया है, एक काम करिए कि जो सर्किल रेट है उस पर किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो ये जनता से संबंधित जो भी मामला है उसकी जांच कौन करेगा? तो जांच समिति करेगी। अगला कौन है? सदन समिति। सदन समिति, इस सदन समिति में कई समितियां कार्य करती है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि नियम समिति है, सदन की नियम समिति है, या सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित समिति है। हमने आपको पीछे बताया था कि एक अनुच्छेद 101 के 4 में क्या उल्लिखित है कि कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य लगातार सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक अगर कोई भी सदन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहता है, तो यह समिति, जो संसदीय समिति कार्य करती है, वो उसके सदस्यता को समाप्त करने के लिए भी सिफारिश कर सकती है। अनुच्छेद 101 के 4 में क्या उल्लिखित है कि जो एक समिति सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित जो समिति है उसे ये पावर दिया गया, शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 101 के 4 के तहत कि अगर कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने की सिफारिश कर सकती है। कौन समिति? ये समिति। और इस सदन समिति का और क्या कार्य है? सदन की व्यवस्था को बनाने का कार्य किसकी जिम्मेदारी है? तो सदन समिति की जिम्मेदारी है कि सदन में कैसे कार्रवाई होगा, व्यवस्था ना फैले। या कोई विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सदन में, तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगले प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि केवल प्रथम वाचन में ही रह जाए, जैसे विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रथम वाचन में ही रह जाए या द्वितीय वाचन में गया तो उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का कार्य सदन समिति की है। अगली समिति कौन सी है? अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति, इसका कार्य क्या है? एससी और एसटी के कार्यों की जांच करना, एससी और एसटी से संबंधित मामलों की जांच करना। अगली समिति है सेवा समिति। सेवा समिति सबसे मजेदार समिति है। सेवा समिति क्या है? जो हमारे माननीय हैं, सांसद जी हैं, जो माननीय हैं, उनसे संबंधित जो भी बातें करना होगा, जांच करनी होगी, वो सेवा समिति करेगी। सांसद जी क्या है? ये जनता के सेवक हैं और इनसे संबंधित जो भी फैसला होगा कि इन्हें भत्ता कितना मिलेगा या वेतन कितना मिलेगा या इनकी आवास की सुविधा कैसी होनी चाहिए। भाई सांसद जी माननीय जी हैं तो आवास भी बेहतरीन होना चाहिए, छायादार वृक्ष होने चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, बढ़िया बंगला होना चाहिए, या महंगाई के साथ साथ जो महंगाई भत्ता लागू होना चाहिए। तो कौन फैसला करेगा? सेवा समिति करेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं तदर्थ समिति में इससे भी बेहतरीन क्लास के साथ। कल मिलते हैं।